आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। सारे के सारे कनेक्ट हो जाओ क्योंकि हम शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे थे ऑलरेडी। अब कहाँ तक पढ़ चुके थे ज़रा ये भी मुझे बता देना। बायोमोलिक्यूल्स क्या कुछ कर लिया था हमने। देखो मुझे अभी आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं अभी देख नहीं सकता हूँ। आप 2-5 मिनट रुको, फिर मैं कमेंट्स देख के आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन जो हम टॉपिक कर रहे थे वो बायोमोलिक्यूल्स ही कर रहे थे। और बायोमोलिक्यूल्स में हमने अमीनो एसिड्स तक कवर करने की कोशिश की थी। अमीनो एसिड्स में क्या किया था, अमीनो एसिड्स में हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए थे। अमीनो एसिड्स में हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए थे। अमीनो एसिड्स में हमने न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को। न्यूट्रल में कितने थे, न्यूट्रल में कितने थे, न्यूट्रल में 5 करे थे हमने, एसिडिक में 2 किए थे, बेसिक में 3 किए थे और एरोमेटिक में 3 किए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी किए थे। फिर हमने एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात की थी, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात की थी। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात की थी। एसेंशियल में हमने क्या कहा था, ट्राई दिस VIP, ट्राई दिस VIP मॉल। कुछ यहाँ पर इतना कुछ हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। वीडियो जूम लग रहा है, मतलब वीडियो जूम लग रहा है क्या? नहीं, वीडियो ठीक है भाई, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सबको, हेलो। बिल्कुल चलो, 5 हमने ये कर लिए थे, जल्दी से देख लेते हैं भाई। अब हमने 5, हाँ हमने ये सारे कर लिए थे, ये सब हमारा हो चुका था, ये सब हमारा हो चुका था। कुछ बचे हुए थे, वो आपको बोला था कि थोड़ी कष्ट आप भी करेंगे, थोड़ा मेहनत आप भी करेंगे। तो उसमें कौन कौन से बचे हुए थे, कौन कौन से बचे हुए थे, सिस्टीन बचा हुआ था, उसके बाद दूसरा सिस्टीन बचा हुआ था, उसके बाद तीसरा मिथायोनीन बचा हुआ था, उसके बाद थ्रियोनीन बचा हुआ था और प्रोलीन बचा हुआ था। 5वां जो था वो प्रोलीन बचा हुआ था। देखो
वो कहता है, अब जरा ध्यान से सुनना, जो भी रिवाइव करना था वो रिवाइव हम कर चुके हैं, जो भी रिवाइव करना था हम रिवाइव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो चलना है, हमने नेक्स्ट पे चलना है, सिस्टीन, सिस्टीन, मिथायोनीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन। यहाँ पे आपको कहा गया था कि भैया ये देख करके आना। क्वेश्चंस यहाँ से कैसे पूछते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए गए हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए गए हैं भाई। प्रदीप वर्मा, जो भी आपका डाउट है आप डाउट पोर्टल पे डालें, ठीक है, वहाँ पे आपको रिटन सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे इसका इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है, जो भी डाउट है आपका, इस तरह का कोई भी थ्योरेटिकल डाउट है, वो डाउट पोर्टल पे जरूर डालें, वहाँ पे भी रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रदीप वर्मा, हाँ, जो भी बचा था आपको बोला गया था कि आप कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो वो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ऑलरेडी बता दिए गए थे। बेसिक के बारे में बताया था, मोस्ट बेसिक कौन सा है, एसिडिक के बारे में बताया था, मोस्ट एसिडिक कौन सा है, और उसके बाद अब किस तरह से आगे क्वेश्चंस पूछता है जरा देख लेते हैं। वो कहता है कि भैया आपने जरा मेरा एक बार कंसेप्ट सुनते चले जाना, कंसेप्ट सुनते चले जाना, आप लोगों ने पढ़ा है, वो पढ़ा है। हाँ, आप लोगों ने वो पढ़ा है। देखो, अब मैं बोल रहा हूं, हम जब भी जो है RNH2 लेते हैं, RNH2 लेते हैं, ध्यान से बताना, HONO जब लेते हैं यहाँ पे, या HNO2 में बोलता हूँ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बारे में बोलता हूँ, या फिर कहीं लिखा होता है NaNO2 और HCl लिखा होता है, तो आप क्या कहते हैं कि एक लेक्चर और लगेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो है वो अपना अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स कर रहे होंगे, ठीक है, और अगले लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड्स का जितना रहेगा वो निपटा देंगे। 7 लेक्चर हो चुके हैं, एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं बचता है इसमें, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। मानसी प्रजापति, ठीक है। RNH2 की अगर बात की जाए, अगर मैं इसमें ये बहुत अच्छे से रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है। RNH2 की बात करते हैं तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन में आप ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये दुनिया का सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है। अगर ये बढ़िया लीविंग ग्रुप है तो यहाँ से कार्बोकटायन बनाता है और ROH बन जाता है, ROH बन जाता है वाटर के साथ अगर रिएक्ट किया जाए, कुछ ऐसा ऐसा आपने पढ़ा है। मतलब वो पूछेगा कि भैया N2 गैस कौन से, अगर मैं ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर HNO2 इसमें डाल देता हूं, आप मैकेनिज्म बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं इसमें HNO2 डाल देता हूं, या NaNO2 और HCl डाल देता हूं इस कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो वो पूछता है कि कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये RNH2 है, फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, कितना डिग्री है ये, 1 डिग्री NH2 है, 1 डिग्री अमीन है। कौन सा डिग्री अमीन है ये, 1 डिग्री अमीन है। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है। वो ये पूछता है कि भैया मुझे ये देखना है कि अमीनो एसिड में जोन सा एसिड, अमीनो एसिड 1 डिग्री होगा, वो ये रिएक्शन देगा, वहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और अगर वहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी तो कौन कौन से ऐसे होंगे। तो स्टार मार्क करके पॉइंट बना के लिख लो कि 19 अमीनो एसिड्स, 19 अमीनो एसिड, जो 19 अमीनो एसिड्स हैं बचे हुए, वो क्या है, 1 डिग्री अमीनो एसिड्स हैं। बाकी जो एक अमीनो एसिड है, कौन सा वाला, एक अमीनो एसिड जो है वो प्रोलीन, क्या, प्रोलीन जो अमीनो एसिड है वो कौन सा अमीनो एसिड है, वो एक 2 डिग्री अमीनो एसिड है, इट इज अ 2 डिग्री अमीनो एसिड। तो वो ये इस तरह की रिएक्शन को वो नहीं दे रहा होगा, इस तरह की रिएक्शन को वो नहीं दे रहा होगा। अब प्रोलीन का स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लो। प्रोलीन का स्ट्रक्चर ये है, वो कहता है कि यहां पे मेरे पास नाइट्रोजन है, और यहाँ पे COOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। जरा ध्यान से देखना, ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है, बड़े प्यार से देखेंगे भाई, नाइट्रोजन जो यहाँ पे है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री नाइट्रोजन है। तो जब 2 डिग्री नाइट्रोजन हो जाता है तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं करेगा।
ये रिएक्शन कौन सा वाला, जो ऊपर पर्टिकुलर रिएक्शन है वो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन को छोड़ के सारे जो 20 के 20 है, सारे जो 20 के 20 है वो ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि भैया ऐसा है, मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा अमीनो एसिड होता है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। तो आप क्या कहोगे, देखो यहां पे बहुत अड़ाता है, यहां पे कंफ्यूजन वाली बात होती है, क्या सिस्टीन, सिस्टीन और सिस्टीन ये दिखने में बिल्कुल बराबर लगते हैं भाई, ये दिखने में बिल्कुल बराबर लगते हैं, लेकिन डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है वो इस स्ट्रक्चर में होता है जिसमें एक ई एक्स्ट्रा नहीं है, जिसमें एक ई एक्स्ट्रा नहीं है, जिसमें सिर्फ एक आई है, जिसमें सिर्फ एक आई है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैं CYSTINE लिख रहा हूं, तो सिस्टीन के केस में यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, हाँ, सिस्टीन के केस में यहाँ पे क्या होता है, डाई सल्फाइड होता है, और सिस्टीन के केस में डाई सल्फाइड नहीं होता है। मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये NH2, ये COOH, यहाँ पे क्या CH2 और SH, यहाँ पे क्या CH2 और SH। अगर सिस्टीन की बात करता हूँ, सिस्टीन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जगह एक SH है, तो हम डाई सल्फाइड बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड बना देंगे। ये COOH, यहाँ से सल्फर, ये बॉन्ड सल्फर, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, NH2 और COOH। तो ये सिस्टीन हो चुका है। जिसने मिथायोनीन बोला है वो भी देख ले भाई, मिथायोनीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है। मिथायोनीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से आपने NH2 लगाया, यहाँ से NH2 लगाया, यहाँ देखो सिस्टीन के केस में तो सिर्फ एक कार्बन था बीच में, यहाँ पे कितना कार्बन था, एक ही कार्बन था, लेकिन यहाँ मिथायोनीन के केस में 2 कार्बन होते हैं, मिथायोनीन के केस में 2 कार्बन होते हैं। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर्स की हो जाती है बात, यहाँ पे खत्म। जितने क्वेश्चंस पूछता है वो इसी तरह के पूछता है, इसी साथ के पूछता है, और कुछ ज़्यादा अगर पूछेगा भी तो थोड़ा सा ट्रिक घुमा के पूछेगा, और कुछ नहीं है, MCQ टाइप, MSQ टाइप। ठीक है, जितना बेसिक बातें हम समझ सकते थे स्ट्रक्चर्स में से, उतनी बेसिक बातें हमने समझ ली हैं। ठीक है, उतनी बेसिक बातें हमने समझ ली हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद चलते हैं हम लोग। ये तो हुआ मेरा अमीनो एसिड्स का बात, ये तो हुआ मेरा अमीनो एसिड्स का बात। अरे बचे हुए क्या है, जो सिस्टीन बचा था वो करवा दिया, सिस्टीन बचा था वो करवा दिया, मिथायोनीन बचा था वो करवा दिया, प्रोलीन बचा था वो करवा दिया। एक रह गया भाई, कनिका, कोमल यादव, जो भी है, एक अमीनो एसिड वो भी ले लो, वो भी ले लो। थ्रियोनीन था, थ्रियोनीन की थ्रियोनीन अगर होगा तो आपको मिथायोनीन जब पता रहेगा तो थ्रियोनीन में कुछ नहीं होगा, SH आ जाएगा, SH की जगह OH आ जाएगा। एक स्पून फीडिंग चालू करते हैं बस सब बता दिया तो सब बता दो। देखो यहाँ पे OH रिप्लेस कर देंगे तो वो थ्रियोनीन स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर अल्टीमेटली यहाँ पे खत्म हो जाते हैं भाई, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए। कोमल यादव, कोमल यादव स्ट्रक्चर्स बता दिए। एग्जिस्ट नहीं करता है ना, अभी मैं अपनी तरफ से थोड़ी बना रहा हूँ, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मेजर जो डाई मिथायोनीन का स्ट्रक्चर ही यही है, मिथायोनीन का स्ट्रक्चर यही है। उसने स्ट्रक्चर पूछा है ना भाई, कौन सा स्ट्रक्चर डाई सल्फाइड, कौन से स्ट्रक्चर में डाई सल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मिथायोनीन में डाई सल्फाइड बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अमीनो एसिड के इसमें क्या हुआ, मेरे पास हमने स्ट्रक्चर सारे कवर कर लिए, क्वेश्चंस जो पूछ रहा है वो भी कवर कर लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट चीज की, जो अब हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो अब हमने पढ़ना है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या पढ़ना है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को पढ़ने से पहले, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस प्रॉपर्टी, एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो भी है और एसिड भी है, इसका मतलब एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड में मैंने कहा यहाँ पे मैं अमीनो एसिड ले लेता हूँ CH2, यहाँ पे क्या लिया मैंने NH2, और यहाँ पे क्या लिया मैंने COOH। बिल्कुल अगर मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे मैंने H प्लस डालना है, क्या डालना है, H प्लस डालना है, H प्लस डालना है, तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड में बेसिक अमीन है, अमीन क्या करेगा, फटाफट जाके अटैक, और जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा मेरे पास वो क्या बन रहा होगा, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और साथ में CH2 और यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH हो चुका है, CH2 की जगह मैंने बेसिक लिया है। ये यहाँ पे R ग्रुप चेंज भी कर सकते हो आप, यहाँ पे R ग्रुप चेंज कर सकते हो। अगर NH3 पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या है, ये कटायनिक है, ये कटायनिक स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज है, कटायनिक स्पीशीज है, और जब भी मुझे कटायनिक स्पीशीज दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक अमीनो, मतलब एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, एसिडिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा, एसिडिक फॉर्म बोलेंगे। इसको हम CA से बोल सकते हैं, CA तो याद रख ही सकते हो। अगर CA नहीं याद रखना है तो दूसरा तरीका देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैंने इसमें कोई जो है H प्लस की बजाय बेस डाल दिया है, कोई बेसिक मोइटी डाल दी है, तो बेसिक मोइटी में क्या होगा, बेसिक मोइटी में ये OH नेगेटिव इस एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन को उठा लेगा, ओहो उठा लेगा। उठा लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2 और ये COO नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसा है, ये कैसा है, अनायनिक स्पीशीज है। कैसा है, अनायनिक स्पीशीज है, यहां दिख रहा है अनायनिक स्पीशीज है। तो अनायनिक स्पीशीज में मैं क्या बोल सकता हूं कि ये बेसिक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। अनायनिक हो, अनायनिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिक है। कैसे याद रखोगे, ये भी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अरे यार बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, हाँ बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन से याद रखो कि भैया ए बी मतलब अनायनिक जो है वो फॉर्म जो है बेसिक फॉर्म है। और वैसे भी कॉमन सेंस है यार, नेगेटिव चार्ज जो है वो बेसिक रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो कटायनिक जो है मेरे पास स्पीशीज वो क्या कर रही होगी, कटायनिक स्पीशीज वो क्या कर रही होगी, वो जो है मेरे पास एसिडिक फॉर्म होगी। अब मैं एक बात कर लेता हूं, यहां से मैंने कहा मेरे पास एक अमीनो एसिड है, वो क्या कर सकता है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी रह सकता है, बिल्कुल ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, और वो नेगेटिवली चार्ज भी रह सकता है। बेसिक फॉर्म में भी रह सकता है, बेसिक फॉर्म में भी रह सकता है और एसिडिक फॉर्म में भी रह सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि आप एक डब्बा ले लो, एक क्या करो, कंटेनर ले लो, और उसमें कंटेनर में क्या करो, एसिड अमीनो एसिड का ना सॉल्यूशन ले लो। अब अमीनो एसिड का सॉल्यूशन लेने के बाद मैंने आपको कहा इसमें क्या करो, आप ना इलेक्ट्रोड डाल दो, इलेक्ट्रोड डाल दो। एक इलेक्ट्रोड ये आ गई, एक इलेक्ट्रोड ये आ गई, यहां से मैंने इसको कनेक्ट किया, यहां से मैंने इसको कनेक्ट किया। ये टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल हो चुका है और एक ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल हो चुका है। ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल हो चुका है। अगर ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो चुका है तो यहां से देखो इस जो मिक्सचर है इसमें न्यूट्रल फॉर्म भी पड़ी होगी, बिल्कुल पड़ी होगी, और एसिडिक और बेसिक फॉर्म भी पड़ी होगी। ए प्लस की फॉर्म में भी होगा और ए माइनस की फॉर्म में भी होगा। अब क्या होगा, जब ये कैथोड और जब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के पास कौन जा रहा होगा, ये बंधु इधर जा रहे होंगे और ये बंधु क्या कर रहे होंगे, इधर अप्रोच कर रहे होंगे, और न्यूट्रल जो है वो पड़ा ही रहा होगा। न्यूट्रल कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना, न्यूट्रल कुछ नहीं कर सकता है। अनायन घूम रहा है, कटायन उधर जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मूवमेंट हो गई किसकी, आयंस की, जब मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, यहां लिखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब अमीनो एसिड कटायनिक स्टेट में हो या अमीनो एसिड अनायनिक स्टेट में हो, मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो
नहीं होती है। क्या वो नहीं होती है? जैसे न्यूट्रल अमीनो एसिड पड़ा है वो कहीं मूव नहीं करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करने पे एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं? पी आई से डिपिक्ट करते हैं। किससे डिपिक्ट करते हैं? पी आई से डिपिक्ट करते हैं। अगर मैं देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो वैल्यूज दे देगा, पी के वैल्यूज दे देगा, अमीनो एसिड में जो हमारे पास एसिडिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है उसकी पी के वैल्यूज दे देगा, और ये पूछेगा कि भैया मुझे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल के दिखा दो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? तो वहां पे उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी के ए प्लस पी के ए वन प्लस पी के ए टू डिवाइडेड बाय 2, पी के ए वन प्लस पी के ए टू डिवाइडेड बाय 2। पी के ए वन क्या है? देखो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास CH2 था, यहाँ पे COOH है और यहाँ पे NH2 है, तो इसकी अपनी खुद की एक कोई पी के ए वैल्यू होगी और इसकी अपनी खुद की एक पी के ए वैल्यू होगी। दोनों वैल्यूज का सम करके हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इजी है और आसानी से मेरे पास क्या आ जाएगा? पी आई वैल्यू आ जाएगी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है भाई, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पी के ए वन प्लस पी के ए टू, पी के ए वन प्लस पी के ए टू। अरे वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा है ना भाई, वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ लगा है तो पॉजिटिव आएगा, इसमें क्या कंफ्यूजन है? बस मेरा मूल अर्थात समझो, मूल अर्थात समझो। ये तो सारा तुम उसमें पढ़ लेते हो भाई, वहां पे पढ़ लेते हो, रोहित सर से किसने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे सारा पढ़ लेते हो। यहाँ पे मूल अर्थात समझने की कोशिश करो। ये ए नेगेटिव जो भी स्पीशीज है नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे जाएगी, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो नेगेटिवली चार्ज पे जाएगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं हो रही होगी, वहां पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कह सकते हैं। तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलूंगा। उसका फॉर्मूला क्या है? पी के ए वन प्लस पी के ए टू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन, अब करते हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल मानसी, पी के ए ही करना है। देखो मैं वही बोल रहा हूं, मैं उसके, अरे एक बार क्वेश्चन देखो सुप्रिया जीना भाई, क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन देखो फिर बताता हूं, क्वेश्चन देखो फिर बताता हूं। देखो यहां पे उसने क्या कहा कि भैया CH2 है, यहाँ पे COOH है, और ये इसका पी के ए वैल्यू उसने दिया है कितना? इसका पी के वैल्यू उसने 2.37 के आसपास दे दिया है, और यहाँ पे NH2 का वैल्यू जो है उसने क्या दे दिया है? पी के बी वैल्यू दे दिया है 4.4 के आसपास। ठीक है, 4.4 के आसपास, और पी के ए वैल्यू 2.37 के आसपास दे दिया है। ठीक है, तो होगा क्या? पी के बी और पी के ए देगा वो ऐसे ही, लेकिन पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है? हमने हमेशा पी के ए वैल्यू से डील करना है, हमने हमेशा पी के ए वैल्यू से डील करना है। पी के बी को हम क्या करेंगे? हम जानते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर पी के ए प्लस पी के बी कितना होता है? यहाँ पे 14 के आसपास होता है, तो मैं इसको यहाँ से माइनस करके पी के ए वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी के ए वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी के ए वैल्यू निकाल सकता हूँ। 14 माइनस पी के बी वैल्यू आ जाएगा। अगर मेरे पास, मैंने निकालने की कोशिश की यहाँ से, ये पी के, इसको मैं मान लेता हूँ पी के 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो मेरे पास पी के ए 2 जो होगा वो 14 माइनस पी के बी की जो वैल्यू है 4.4 के आसपास आएगी, 4.4 के आसपास आएगी। मान लो ये वैल्यू कुछ एक्स आ जाती है, पी के ए 2 वैल्यू एक्स आ कितनी आ जाएगी? 9.6 के आसपास आ जाएगी। 9.6 के आसपास अगर ये वैल्यू आ जाती है तो मेरा ये पी के ए 2 हो जाएगा, पी के ए 2 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2.37 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लोगे तो एक ऐसा पॉइंट x वैल्यू का आ जाएगा जहां पे मूवमेंट्स ऑफ आयंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अब बोलो क्या कह रहे थे? हाँ तो ठीक है ना, अभी जो है, हाँ जो भी वैल्यू आएगी भाई निकाल लेना, तुम बहुत होशियार हो। आप ये कह रहे हो ना पी के ए है, क्यों बोथ बेसिक लिया? भाई उसको आप वैसे भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। सुप्रिया जीना जी, हाँ बिल्कुल, जो भी आएगा एक्स वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी आपकी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, पी के वैल्यू किस किस की है? जो विद इन द अमीनो एसिड बेस है एंड एसिड है, हाँ बिल्कुल, अलग से वो एसिड अलग से वैल्यू देगा ना। देखो पी के ए ये एक एसिडिक ग्रुप की वैल्यू देगा और एक बेसिक ग्रुप की वैल्यू देगा। यार हम जानते हैं बेसिक ग्रुप की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, एसिडिक ग्रुप की वैल्यूज डिफरेंट होती है। वो ये बता रहा है कि भैया उस पॉइंट पे आपके पास न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, माना जैसा न्यूट्रल अमीनो एसिड बिहेव करता है, जैसा न्यूट्रल अमीनो एसिड बिहेव करता है वो मूवमेंट नहीं करता है, वहां पे मूवमेंट्स ऑफ चार्जेस नहीं होती है, मूवमेंट्स ऑफ आयंस नहीं होती हैं। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मूवमेंट ऑफ आयन नहीं होगी। ठीक है, नहीं नहीं, ये न्यू पी के ए नहीं है, पी के ए वैल्यू सबकी बराबर है, हर एक की अपनी अपनी होती है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, लेकिन विद इन द सॉल्यूशन, हाँ विद इन द सॉल्यूशन जो आयंस होंगे, विद इन द सॉल्यूशन जो आयंस होंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करता हूं तो चार्ज जनरेट होने के साथ ये यहां पे चार्जेस तो होंगे लेकिन मूवमेंट ऑफ आयंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मूवमेंट्स ऑफ आयंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है मानसी, हाँ बिल्कुल, हाँ इतना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या इतना मतलब वैल्यू अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑफ आयन हो जाएगी, हमें वहां पे न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। ठीक है, वो कैसे भी कैलकुलेट करो, मैथमेटिक्स है वो तो, अरे वो कैसे भी कैलकुलेट करो, मैथमेटिक्स है यार, वो दूसरे तरीके से करोगे तो वो भी सेम ही आएगा, वैल्यूज दी होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, पी के ए और पी के ए वन और पी के ए टू। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं आगे चलता हूं, देखो अब जो पेपर में क्वेश्चंस पूछेगा जरा वो क्वेश्चंस लिखो, पेपर में क्वेश्चंस पूछेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई फर्क नहीं है यार, मैं स्टैंडर्ड, अरे बोल तो रहा हूं भाई, एक ही बात को कितनी बार रिपीट करूंगा मैं। ठीक है, अभिषेक गौतम बिल्कुल सही है। अगर मैं आगे बात करता हूं, ज्विटर आयन है ना भाई, ज्विटर आयन है ना, अगर सॉल्यूशन में आप अगर एसिड या बेस डालते हैं या वाटर भी डाल देते हैं तो ज्विटर आयनिक फॉर्म में हो जाता है। अविनाश यादव, ज्विटर आयन नहीं पढ़ा है क्या? कभी ज्विटर आयन के बारे में पढ़ो, फिर अगर नहीं पता है तो ज्विटर आयन के बारे में पढ़ो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, जिसका जो हो गया वो हाँ आगे मैं बोल रहा हूं भाई जरा क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्वेश्चन है द ग्लाइसिन रिएक्ट्स विद NaOH, ग्लाइसिन, अच्छा हाँ एक और बात कर लेते हैं उससे पहले, क्वेश्चन ज्विटर आयन, भाई ज्विटर आयन क्या होता है? जैसे अगर एक ही मॉलिक्यूल में देखो हमने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा तो देख लो, SO3H ग्रुप होता है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है।
बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ जो प्लस 2 की किताब में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ज्विटर आयन में क्या होता है, यहाँ से जो ये है NH2 ये बेस है, एक ही स्पीशीज में बेस भी प्रेजेंट है और एक ही स्पीशीज में एसिडिक स्पीशीज भी प्रेजेंट है। माना ये जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, 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 और ये OH, ठीक है, OH है। देख ले भाई अभिषेक गौतम, ये बेस की टेंडेंसी क्या रहती है, वो इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, वो इस प्रोटोन को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ से वो NH3 पॉजिटिव एक चार्ज स्पीशीज बन जाएगा और यहाँ से SO3 नेगेटिव। इस स्पीशीज को हम ज्विटर आयनिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इस स्पीशीज को हम ज्विटर आयनिक स्पीशीज बोलते हैं भाई, इस स्पीशीज को हम ज्विटर आयनिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक और कंसेप्ट के ऊपर। अगर मैं बोलता हूं, देखो मैंने वहां पे pKa वैल्यूज दी, लेकिन नोटिस करने वाली एक बात है कि अगर इफ मोर देन 2 pKa वैल्यूज आर गिवन, if more than 2 values are given, if more than 2 values are given, if more than 2 values are given, then notice the, आपको क्या नोटिस करना है, सॉल्यूशन कैसा दिया है, सॉल्यूशन एसिडिक दिया है या बेसिक दिया है, सॉल्यूशन एसिडिक दिया है या बेसिक दिया है। तो देखो सबसे पहले अगर बेसिक सॉल्यूशन दिया होगा, अगर बेसिक सॉल्यूशन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो होगा क्या, अगर मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन दिया है तो आपको क्या करना है, देखो उसने pKa1 दिया, pKa2 दिया और pKa3 दिया, pKa3 दिया। यहां से आपने क्या करना है, यहां से तीनों वैल्यूज को A, B और C, फॉर एग्जांपल A, B, C है, उसने 3 वैल्यूज दी। अगर तो वो कह रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर कोई बेसिक अमीनो एसिड ही उठा लिया है, तो आप क्या करेंगे, pKa वैल्यू PI वैल्यू निकालने के लिए आप PI वैल्यू निकालने के लिए आप हाईएस्ट 2 को चूज कर लेंगे, हाईएस्ट 2 को चूज कर लेंगे, हाईएस्ट 2 को चूज कर लेंगे। जो हाईएस्ट 2 वैल्यूज होंगी उनको चूज करके उनको ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ में 2 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं मेरे पास pKa1 है 2.37, ठीक है 2.37, एक मेरे पास है 4.6 के आसपास और दूसरी मेरे पास है 9.4 के आसपास, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक कंडीशन में अगर देखेंगे तो यहां से 2 हाई वैल्यूज को उठा करके, कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है, 2 हाई वैल्यूज को उठा करके आप क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे 4.6 प्लस 9.4 डिवाइडेड बाय 2, 4.6 प्लस 9.4 डिवाइडेड बाय 2, जो भी वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है, 6 और 4 10, 9 10 14, तो ये कुछ 7 के आसपास आ जाएगी, नियरली इक्वल टू 7 के आसपास आ जाएगी। तो यहां से वो कोई भी वैल्यूज दे सकता है और साथ में बोल सकता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालो, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालो। आप जो है जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता है वो क्वेश्चंस मेरे पास है, वो मैं आपको बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चंस लिखो, उसके बाद फिर उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लिखो उसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से लिखो, ग्लाइसिन रिएक्ट्स विद NaOH, ग्लाइसिन रिएक्ट्स विद NaOH to form anionic amino acids, glycine reacts with NaOH to form anionic amino acids which has pKa pKa1 pKa2 pKa3 is equal to, which has pKa of 2.34, उसके बाद 4.6 और साथ में नंबर 3 वैल्यू है 8.6, ठीक है जी। फाइंड आउट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, फाइंड आउट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पे उसने कंडीशन क्या दी है कि भैया अगर ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन हैज बीन पुट इन अ बेस, NaOH में डाल दिया है, तो क्या वैल्यूज होंगी, पहला क्वेश्चन यही कहता है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो वो कहता है वेलिन मैंने लिया है, वेलिन लिया है और उसको मैंने कहाँ डाला है, एक एसिड सॉल्यूशन में डाला है, इन एसिडिक मीडियम,
इन एसिडिक मीडियम और उसकी वैल्यूज pKa1, pKa1, pKa2 और pKa3। इसका आंसर निकालते जाओ भाई, क्वेश्चन मैंने सामने रख दिया है, आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाओ। अब तो तुम इतने समझदार हो कि तुम आंसर देख सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, मैं इतना क्वेश्चन लिखता हूं। यहां पे मैंने कहा है अगर मैंने वेलिन एसिडिक मीडियम में ले लिया है, मैंने वेलिन को एसिडिक मीडियम में ले लिया है, तो एसिडिक मीडियम में लेने के बाद इसका पीके 3 वैल्यूज है। 3 वैल्यूज क्या है? 2.3, 4.7 एंड 6.6। 2.3, 4.7 एंड 6.6। इसका हमने क्या करना है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। नंबर 2 क्वेश्चन। और नंबर तीसरा क्वेश्चन वो बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहां लिख लो। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भैया लाइसिन अमीनो एसिड, लाइसिन अमीनो एसिड which has a pKa of 2 and 9। 2 pKa1 कितना हो गया? pKa1 हो गया 2.0, 9.1, 9.0 and 10.5। फाइंड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, PI निकालना है। ये 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। अब कमेंट्स देख रहा हूं भाई मैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाओ। इजी है, कॉन्सेप्ट बता दिया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। छः बढ़िया। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तीसरा क्वेश्चन है लाइसिन अमीनो एसिड which has pKa of 2.0, 9.0 and 10.5, which has pKa of 2.0, 9.0 and 10.5। ठीक है, एसिडिक मीडियम में फॉर्मूला ये होगा। बहुत बढ़िया। बेसिक मीडियम का मैंने बता दिया। बेसिक मीडियम में आप हाईएस्ट 2 लेंगे। बेसिक मीडियम में आप क्या करेंगे? हाईएस्ट 2 वैल्यूज लेंगे। अगर एसिडिक मीडियम की बात करता हूं मैं, यहां पे कहीं लिख लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट 2 वैल्यूज लेंगे, हाईएस्ट 2 वैल्यूज लेंगे। और अगर एसिडिक मीडियम की बात करता हूं मैं, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? आप लोएस्ट 2 वैल्यूज लेंगे, लोएस्ट 2 वैल्यूज को ऐड करके, लोएस्ट 2 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। कुछ नहीं करना है, इजी। लोएस्ट 2 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर 2 से। ठीक है भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? 9.75, 9.75। बढ़िया 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 बढ़िया। 9.75। ठीक है, वैल्यूज जो भी आ रही है मैं कंसेप्ट फिर से बता देता हूं। कंसेप्ट क्या होगा? देखो, बेसिक है, ग्लाइसिन के साथ बेसिक है, तो हाईएस्ट 2 वैल्यूज उठा लेंगे हम। हाईएस्ट 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? हाईएस्ट 2 वैल्यूज 4.6 और 8.6 है। हाईएस्ट 2 वैल्यूज 4.6 और 8.6 है। यहां से हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं, यहां से हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट में यही मेंशन करेगा, पूरा पूरा लिख के नहीं देगा, उसने ऐसी कंडीशंस देनी है। उसके बाद वेलिन में एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है, तो एसिडिक मीडियम में आप लोएस्ट 2 वैल्यूज उठाएंगे, लोएस्ट 2 वैल्यूज उठाएंगे। तो लोएस्ट 2 वैल्यूज में यहां से आपको पता लगेगा कि यहां पे 2 वैल्यूज हैं। ठीक है,
लोएस्ट 2 वैल्यूज हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं लाइसीन अमीनो एसिड विच हैज अ pKa ऑफ 2.0, तो यहां पे अगर उसने कोई कंडीशन नहीं दी है तो उसने लाइसीन दे दिया है। और लाइसीन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बेसिक अमीनो एसिड है। लाइसीन क्या है? एक बेसिक अमीनो एसिड है। और अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो वहां पे मैं हाईएस्ट वैल्यूज को उठा रहा हूंगा, हाईएस्ट वैल्यूज को उठा रहा हूंगा। और हाईएस्ट वैल्यूज मेरी क्या हो जाएंगी? 9.0 और 10.5 साथ में डिवाइड बाय 2। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात हो चुकी है यहाँ पे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद जो हम पढ़ रहे होंगे वो ये पढ़ रहे होंगे, पहला मैंने कहा था कि हाँ जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में कि भैया हम स्ट्रक्चर करेंगे और फिर हम जो सेकंड कर रहे होंगे वो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कर रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें निपटा चुके हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो दूसरी बात क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ सब आंसर सबके ठीक होंगे, ऑलमोस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास अगर मैंने एक अमीनो एसिड लिया यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O OH और साथ में क्या NH2, C डबल बॉन्ड O OH और साथ में क्या NH2, और साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक अमीनो एसिड ले लिया CHR, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत बार आपने ये रिएक्शंस देखी हैं, करीबी हैं। यहाँ से क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे CR और COOH, यहाँ पे CR और COOH। जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन चुका है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। जो दो अमीनो एसिड्स के बीच में CONH की जो लिंकेज हुई है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? उसको मैं पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहा हूं। कहां से आया का क्या मतलब है? ये डिफाइंड है भाई, कहां से आया? मैं तुम्हें बोलूं कि भैया तुम्हारी नाक पे कैसे आई? ये तो एक सेंसलेस क्वेश्चन हो जाता है ना कोमल यादव। ये डिफाइंड वैल्यूज हैं भाई। देखो कुछ चीजें होती हैं जो ट्रिक्स के हिसाब से चलती है ना, ठीक है। डेरिवेशंस आप सारी इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं ताकि जो पेपर में जो कॉन्सेप्ट रहेगा उस तक हम डायरेक्टली पहुंच जाएं, ठीक है ना। इतना बड़ा डिटेल में जाकर के आप, अगर मैं दो लेक्चर लेके यही समझाऊं कि भैया कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे नहीं, तो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप उसको समझें। वैसे तो एक तरफ बोलते हैं कि भैया खत्म नहीं हो रहा है अभी ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे CONH बॉन्ड जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड हो चुका है। CONH बॉन्ड जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड हो चुका है। CONH बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड हो चुका है। और अगर आगे बात करता हूं, देखो यहाँ पे अब आप इसको बॉन्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड बोलते हैं। डाईपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? आप बोलोगे सर बॉन्ड तो एक ही बनाया लेकिन इसको फिर डाईपेप्टाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स की लिंकेज हो चुकी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड बोलते हैं। दो अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे किससे? एक बॉन्ड से। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाईपेप्टाइड में एक जो है पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अगर मैं ऐसे ही बात करता हूं ट्राईपेप्टाइड की, तो ट्राईपेप्टाइड में कितने होंगे? डाई में कितना होगा? एक होगा। ट्राई में कितने होंगे? ट्राई पेप्टाइड में दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। टेट्रा की अगर बात करता हूं मैं तो टेट्रा में 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो ऐसे करके हमारे पास मिलते चले जाएंगे। 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे और 4 यूनिट्स अटैच होंगी, इसीलिए मैं उसको टेट्रा पेप्टाइड बोल रहा हूँ।
4 यूनिट्स अटैच्ड होंगी, तो इसीलिए मैं उसको टेट्रापेप्टाइड बोल रहा हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में क्या करना है, बिल्कुल वही करना है, प्रोटोनेशन हो जाती है यहां से, उसके बाद सारा का सारा रिमूवल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। इजी टू अंडरस्टैंड, पहले हमने पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल बात है नहीं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास, देखो यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने CH2COOH लिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसिन, इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। और इसका नाम अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा देता हूँ, माना यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या है, एलानीन, एलानीन। तो अब ये जुड़े किससे हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसको मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, ग्लाइसिन और एलानीन एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ चुके हैं, डाई पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ चुके हैं। ठीक है, डाई पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं इसके आगे जोड़ता जाऊं, माना मैंने क्या कहा, ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन लगा दिया और आइसोल्यूसिन लगा दिया, आइसोल्यूसिन या ल्यूसिन लगा दिया, तो यहां पे ये कौन सा हो जाता है, टेट्रापेप्टाइड हो जाता है, टेट्रापेप्टाइड हो जाता है। और अगर ये टेट्रापेप्टाइड हो जाता है तो इसके बाद जो हम पढ़ रहे होंगे वो ये पढ़ रहे होंगे रिएक्शंस, उसमें लिखा था ना फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के बाद नीचे ही लिखा था रिएक्शंस एट एन टर्मिनल और रिएक्शंस एट सी टर्मिनल, बिल्कुल लिखा था। तो अब हम जो पढ़ रहे होंगे वो रिएक्शंस एट एन टर्मिनल और रिएक्शंस एट सी टर्मिनल पढ़ रहे होंगे। जरा मुझे एक बड़े प्यार से, जरा ध्यान से मेरे को एक बात बताना देख करके कि अगर मैंने ये बॉन्ड बनाया, अगर मैंने यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है, तो उसका एन टर्मिनल कौन सा होना चाहिए, एन टर्मिनल कौन सा होना चाहिए, एन टर्मिनल यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन का टर्मिनल हो गया। इसका मतलब इस बॉन्ड में पेप्टाइड चेन के अंदर जब मैं बनाने जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, और राइट हैंड साइड पे जो मेरा होगा, ये जो कार्बोनिल COOH ग्रुप होगा वो सी टर्मिनल होगा। यहाँ पे ये एन टर्मिनल होगा और ये सी टर्मिनल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कोई भी मेरे पास बहुत बड़ी सारी चेन है, बहुत बड़ी सारी चेन है, उसके लेफ्ट में मेरे पास कौन सा टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल होगा। अगर इस पे कोई रिएक्शन होगी तो वो एन टर्मिनल रिएक्शन होगी, और राइट पे मेरे पास कौन सा टर्मिनल होगा, राइट पे मेरे पास कौन सा टर्मिनल होगा, वो सी टर्मिनल होगा। और सी टर्मिनल पे कोई रिएक्शन होगी तो सी टर्मिनल की रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूं रिएक्शंस एट एन टर्मिनल। देखो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, 2 अमीनो एसिड्स कनेक्ट करेंगे तो डाइपेप्टाइड, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पढ़ते हैं भाई। सामने तो है ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसिन। अच्छा कैसे हो जाएगा मानसी प्रजापत, मुझे एक बात बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। अगर मैं जोड़ता चला जा रहा हूँ, जोड़ता चला जा रहा हूँ, तो हमेशा जो टर्मिनल एंड पे होगा वो NH2 हम लेफ्ट पे ही लेके चलते हैं। ठीक है, वो लेफ्ट पे ही होता है, हाँ बिल्कुल लेफ्ट में ही होगा, वो राइट में नहीं होगा, नहीं नहीं वो राइट में नहीं होगा मानसी प्रजापत, वो लेफ्ट में ही होगा, प्रजापति सॉरी नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भाई। यहाँ पे ये लेफ्ट में ही होगा हमेशा और ये राइट में ही होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल अंजू सॉरी एन टर्मिनल पे ही होगा ये हमेशा, एन टर्मिनल जो है लेफ्ट पे ही होगा। ठीक है, चलो अगर मैं अब बात करता हूँ आगे, अगर मैं अब बात करता हूँ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ कोई एन टर्मिनल रह रहा होगा। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, या मैं दोबारा ही बना लेता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा ग्लाइसिन ले लिया, ग्लाइसिन ले लिया, फिर एलानीन ले लिया, और फिर मैंने क्या कहा, वेलिन ले लिया। देखो स्ट्रक्चर सबके पता होने चाहिए। ग्लाइसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाता हूँ तो यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O NH
साथ में एलानीन बन रहा होगा, C डबल बॉन्ड हो NH और साथ में एलानीन बन रहा होगा, और ग्लाइसिन में यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या होगा, NH2 होगा। ये कुछ ऐसा चेन का टर्मिनल वाला स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ये कुछ चेन का ऐसा टर्मिनल वाला स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं क्या, मैंने इसमें अब मैं यह कहता हूं कि भैया मैंने इसमें क्या करना है, ये टर्मिनल पे रिएक्शंस करवानी है, तो मुझे कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स होंगे जिनके साथ डील करना पड़ेगा, जो क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहला रिएजेंट जो है वो क्या है, एडमान डिग्रेडेशन, माना जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, एडमान डिग्रेडेशन। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, एडमान डिग्रेडेशन। अगर एडमान डिग्रेडेशन की मैं बात करता हूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं एडमान डिग्रेडेशन की बात करता हूं तो होता क्या है, होता कुछ नहीं है, वो एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। और वो सवाल क्या पूछता है, वो सवाल ये पूछ लेता है कि भैया एडमान डिग्रेडेशन में मैं रिएजेंट कौन सा डालूं, अरे मैं रिएजेंट कौन सा डालूं, तो रिएजेंट के बारे में पूछ लेता है। अब इसमें देख लो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे, सबसे पहले पूछ लेगा क्या कि रिएजेंट कौन सा है, रिएजेंट मुझे बताओ कौन सा है, तो आप वो सीधा बोलेगा एडमान डिग्रेडेशन कर दी मैंने तो मुझे रिएजेंट बता दो। दूसरा बोलेगा कि मैंने क्या कहा, सबस्ट्रेट दे दिया, उसमें कहा मैंने एडमान डिग्रेडेशन कर दी, प्रोडक्ट बता दो। फिर वो कहेगा कि मैंने प्रोडक्ट दे दिया, जैसे पिछले किया था, प्रोडक्ट दे दिया, उसकी ये एडमान डिग्रेडेशन से प्रोडक्ट आया है, इसका मुझे सबस्ट्रेट बता दो। ये 3 तरीके के क्वेश्चंस को वो बताएगा, ये 3 तरीके के क्वेश्चंस को वो पूछना शुरू पूछ रहा होगा आप लोगों से। और अगर पूछ रहा होगा तो आप इसका जवाब क्या देंगे, देखो सबसे पहले एडमान डिग्रेडेशन की बात करता हूं मैं, तो एडमान डिग्रेडेशन में PITC याद कर लेना है, जो रिएजेंट है वो कौन सा है, PITC। आप लोग बहुत समझदार हैं, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये क्या है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। अब ये क्या भला है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, कुछ ऐसा रिएजेंट होता है भाई, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट रिएजेंट होता है, जो सबसे पहले यूज किया जाता है किसमें, एडमान डिग्रेडेशन में यूज किया जाता है। अब वो कहता है कि भैया ऐसा है, मैंने लंबी चेन ले ली, इसको मैंने लंबी चेन को मैंने इसमें डाल दिया, PH N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S में डाल दिया। यहाँ पे क्या था, ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन का क्या था, NH2 था, साथ में क्या था, CH2CONH, और साथ में क्या था यहाँ पे, CONH, और यहाँ पे एलानीन और वेलिन लिया था ना, एलानीन और वेलिन लिया था। कुछ भी ले लो, साइड चेन में क्या फर्क पड़ता है। हाँ, चंचल शर्मा ठीक है भाई, चंचल शर्मा ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां से, मेरे पास ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा होगा, वो कार्बन पे अटैक कर रहा होगा, बिल्कुल कार्बन पे अटैक कर रहा होगा, और ये बॉन्ड टूट करके नाइट्रोजन के ऊपर, इसका मतलब पीएच के साथ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, और साथ में कार्बन के साथ क्या जुड़ चुका है, नाइट्रोजन जुड़ चुका है, नाइट्रोजन में H+ घटा लेना भाई, नाइट्रोजन जुड़ चुका है, और साथ में क्या, CH2C डबल बॉन्ड हो, साथ में NH, एलानीन और वेलिन जा चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये बंधु इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक तो नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, और एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, कौन सी, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है तो यहाँ पे दे अटैक, और अगर अटैक होगा तो यहां से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जो निकलने वाला ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, एलानीन और वेलिन। मतलब चेन कितने उसकी रिएजेंट की ली थी, अरे कहां ली थी, अच्छा चेन यहां ली थी, ये ग्लाइसिन, एलानीन और वेलिन की चेन ली थी।
अब क्या हुआ है, यहां से यानी एन टर्मिनल से यानी लेफ्ट साइड से ग्लाइसिन छोड़ के जा चुका है। ग्लाइसिन कुछ यहां बनाएगा, ग्लाइसिन इसके साथ कुछ कुछ बनाएगा, वो बताऊंगा, लेकिन जो निकलने वाला है वो एलानिन और वेलिन जा चुके हैं। कौन जा चुका है, एलानिन और वेलिन। इसी रिएक्शन को मैं आगे ले चल रहा हूं, अगर हम बात करते हैं यहां से जब अटैक हुआ था तो ये देखो, एक मेंबर, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये और पांच ये, 5 मेंबर की कुछ रिंग बन रही होगी। और अगर 5 मेंबर की रिंग बन रही होगी, यहां पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, कुछ 5 मेंबर की ऐसे मैंने रिंग बना दी है। नाइट्रोजन के साथ क्या है, पीएच है, ध्यान से सुनेंगे, नाइट्रोजन के साथ क्या है, पीएच है। उसके बाद कार्बन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एस है भाई, लगा लेना, डबल बॉन्ड एस है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एस है, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड एस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और CH2, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन के साथ क्या, हाइड्रोजन, CH2 और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड हो चुका है। ठीक है, हाँ आएगा भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे पीएच के साथ डबल बॉन्ड एस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगी, एलानिन ये हुआ और वेलिन ये हुआ। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने बात किया रिएजेंट का। रिएजेंट में तो उसने बोल दिया कि भैया फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ले लो, लेकिन अगर उसने कहा कि रिएक्शन में मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे पास जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा या ओरिजिनल जो मेरे पास चेन होगी या मेरे को बोलो सबस्ट्रेट जो होगा वो क्या होगा। तो असलियत जानने के लिए आपको सबस्ट्रेट में सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करना है। वो कौन सा पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना, सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करना है। देखो, अगर मैं बात करता हूं इस स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करता हूं इस स्ट्रक्चर की, टर्मिनल पे ग्लाइसिन था, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आया यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्लाइसिन की बजाय कुछ और ले लेता, यहाँ पे कोई आर ग्रुप रखता, तो मेरा कुछ डिफरेंट ग्रुप होता, बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप होता। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था, ये आर ग्रुप और यहाँ पे एच ग्रुप, CH4 होगा। इसका मतलब साइक्लिक चेन के अंदर मुझे कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे 4th नंबर कार्बन थे, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो ये भी क्या है, 1 2 3 4, जो चौथा नंबर का कार्बन है उसको पकड़ लेना है। उसको पकड़ के क्या करना है भाई, उस पे यहाँ पे जोन सा ग्रुप रहेगा, जो भी ग्रुप रहेगा वो ग्रुप कौन सा होगा, मेरा ओरिजिनल चेन का एन टर्मिनल पे लग रहा होगा, ओरिजिनल चेन के एन टर्मिनल पे लग रहा होगा। यहां पे देखो, ऐसा है, क्वेश्चन में पूरा मैकेनिज्म करके आप निकाल नहीं सकते हो, अगर निकालोगे तो टाइम जाएगा और टाइम नहीं गंवाना है हमने। तो यहां पे अगर उसने मेरे को दिया है कि आफ्टर एडमान डिग्रेडेशन मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ गया है, तो मेरे पास चेन कौन सी होगी, तो आप इस आर ग्रुप पे, कार्बन 4 के आर ग्रुप पे फोकस करेंगे, साथ ही देखेंगे, साथ ही आंसर पता लग जाएगा और साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, देखते ही टिक हो जाएगा आंसर, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले रिएजेंट में मैं दोबारा बोल देता हूं, पीआईटीसी फिनाइल आइसोथायोसाइनेट के साथ मैकेनिज्म दिखा दिया गया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। 5 मेंबर की रिंग बनती है, 5 मेंबर की रिंग में से आपको जिस पे फोकस करना है, प्रोडक्ट पे अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो कार्बन 4 पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, वही है, प्रोडक्ट की बात कर ली है, प्रोडक्ट दिया होगा तो उधर आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपको रिएक्शन में उसने सबस्ट्रेट दिया है और अब आप प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, क्योंकि आपको रिएजेंट सारा पता लग चुका है। एडमान तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसकी साइड से?
जब मैंने बोला एडमान रिएजेंट एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो एक रिएक्शन शो करता है किसकी, एन टर्मिनल की, ठीक है, एन टर्मिनल की। जहां भी एडमान रिएजेंट दिखेगा वहां पे हम कहाँ जाएंगे, एन टर्मिनल पे जाएंगे, ठीक है सुप्रिया, एन टर्मिनल पे जाएंगे। और एन टर्मिनल में जानता हूं मेरा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे नहीं होगा, ठीक है सुप्रिया जीना। चलो अब मैं बात करता हूं यहां से एडमान रिएजेंट मेरा हो चुका है। एडमान रिएजेंट की अगर मैंने बात की तो यहां पे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, दूसरा रिएक्शन वो पूछता है क्या, दूसरा रिएक्शन वो पूछता है यहां पे दूसरा लिख लो, दूसरा रिएक्शन वो पूछता है सैंगर्स मेथड। फिर वही बात, यहां पे भी तीन ही चीजें पूछेगा, यहां पे भी तीन ही चीजें पूछेगा। पहली चीज क्या पूछेगा, रिएजेंट क्या यूज होता है, पहली चीज क्या पूछेगा, रिएजेंट क्या यूज होता है। तो रिएजेंट में आप क्या बोल दोगे भैया, ऐसा है 1,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, ना 2,4 1 बोल रहा हूं, 2,4 डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। टू फोर डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, आप लोग यहां से इसको लिखेंगे, रिएजेंट क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। साथ ही देखते ही समझ गए होगे, अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो यहां पे 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है, दो नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं, डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है। तो यहां पे जो रिएक्शन हो रही होगी वो हो रही होगी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रही होगी। और अगर मैं रिएक्शन की तरफ चलता हूँ तो रिएक्शन में मैंने फिर से एक चेन लिया, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, ग्लाइसिन ले लो, साथ में क्या ले लो, एलानीन ले लो और वेलिन ले लो। स्ट्रक्चर्स याद कर लेना बिल्कुल, स्ट्रक्चर्स में फिर से वही CH2, यहाँ पे क्या NH2 C डबल बॉन्ड O NH और साथ में एलानीन और वेलिन, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, अगर मैंने इसमें क्या डाला, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन डाला, तो आप बहुत समझदार हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये भी नाइट्रो, ये भी नाइट्रो, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, लोन पेयर है, दे अटैक, और साथ में यहाँ पे नेगेटिव। और अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो फ्लोरीन, और साथ में यहाँ पे NH जो भी मेरे पास ग्रुप लगा है CH2 और साथ में CONH, साथ में एलानीन और वेलिन, एलानीन और वेलिन साथ में लगे हैं, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, एलानीन और वेलिन जो है, एलानीन और वेलिन जो है, अब यहाँ से क्या होगा भाई, ये अंदर और ये बाहर, साथ में क्या मेरे पास ये नाइट्रो ग्रुप, फिर से क्या नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे NH CH2 CONH, और यहाँ पे ये सारे जो भी ग्रुप्स लगे हैं, एलानीन और वेलिन ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अगर मैं इतनी बात कर चुका हूँ और मैं अगर इसकी हाइड्रोलिसिस आगे करता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोलिसिस होने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एलानीन और वेलिन निकल जाएंगे, एलानीन निकल गया और साथ में क्या था, वेलिन निकल चुका है, दोनों चीजें निकल चुकी हैं साथ में। और अगर दोनों चीजें निकल चुकी हैं साथ में, बचने वाला जो स्पीशीज है वो मेरे पास क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे सॉरी, बचने वाला स्पीशीज है NHCH2COOH, यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो। जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे जो है 5 मेंबर रिंग की कार्बन 4 को फोकस कर रहे थे, उसी तरह से हम लोगों ने क्या फोकस करना है, अगर उसने मुझे प्रोडक्ट यहां दे दिया है तो ऊपर जो साइड चेन लगी है NHCH2COOH, वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होता, देखो जरा, अगर यहाँ पे CH2 की बजाय
CH2 की बजाय कोई R ग्रुप और कोई H ग्रुप प्रेजेंट होता तो वहां पे उसका नाम उस अमीनो एसिड से आ जाता। सारे स्ट्रक्चर्स और सारे नाम आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं, सारे स्ट्रक्चर्स और सारे नाम आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप यू मस्ट बी केपेबल इनफ टू डू ऑल द सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने इसका रिएजेंट बता दिया, रिएजेंट बता दिया। रिएजेंट क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दिया कि भैया प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचना है। और तीसरी बात आपको ये भी बता दिया है कि भैया सबस्ट्रेट अगर मिल जाए, अगर मेरे पास सबस्ट्रेट मुझे मिल जाता है तो सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट से मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे पहचानूंगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे इस ग्रुप को देख लेना है। क्या इतनी बात क्लियर है? N terminal amino acid is basic, then which NH2 group attack? अच्छा जी, लास्ट रिएक्शन दोबारा बता देते हैं। एलानिन वेलिन वाली पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्या? नहीं होगा भाई, वो रिएक्शन होने के बाद वहीं रुक जाती है। तो शांत, वो रिएक्शन होने के बाद वहीं रुक जाती है, वो रिएजेंट का क्लियर हो जाता है, मतलब कंज्यूम हो जाता है। हाँ, वो बोहर एटॉमिक समझ आ गया, मुझे गलत लिखा तूने भाई। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो रिएक्शन आगे कोई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि ये रिएजेंट जो है कंज्यूम हो जाता है, रिएजेंट जो है कंज्यूम हो जाता है। दूसरी बात, लास्ट रिएक्शन नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद नहीं 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 ब्रेक होगा। अगर मैं बात करता हूं यहां से चंचल भाई, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में तुमने पढ़ा नहीं है क्या? ये तो अनूप सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, अनूप सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। जब डीएक्टिवेटिंग रिंग होती है तो वहां पे फ्लोरीन ग्रुप लीव कर जाता है। हाँ, वो मैंने दिखाया किसी और तरीके से भाई, मैंने वो शॉर्टकट तरीके से अपना दिखा दिया है। अंजू, वो जो है, जो भी मैकेनिज्म जो सर ने बताई है वो ही डिटेल्ड मैकेनिज्म है। ठीक है, प्रॉब्लम होगी भाई, फिर कनेक्शन इशू होगा। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन, यहाँ पे ये दिख जाना चाहिए कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मैंने कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो मैंने कैसे डिसाइड करना है। हाँ, उसका क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ भाई, उसका क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं रिएक्शन एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में क्या हुआ, हमने न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो एडिशन एलिमिनेशन जो आप रिएक्शन बोल रहे हो, वो वही रिएक्शन करी है। उसमें क्या किया है, एडिशन किया है सबस्ट्रेट का और फिर एलिमिनेशन कर दिया है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन है। जब एडिशन एलिमिनेशन होगी तो यहाँ से फ्लोरीन ग्रुप लीव कर जाएगा, और अगर फ्लोरीन ग्रुप लीव कर जाएगा तो फ्लोरीन की जगह जो लगने वाला ग्रुप होगा वो टर्मिनल ग्रुप रहेगा। टर्मिनल ग्रुप का NH ग्रुप रहेगा, टर्मिनल ग्रुप का NH ग्रुप रहेगा। ठीक है, और अगर टर्मिनल ग्रुप का NH ग्रुप रहेगा तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप यहां से उसको अटैच कर सकते हैं। टर्मिनल ग्रुप में कोई भी आपका ग्लाइसिन हो या कोई भी ग्रुप हो तो आप उसको यहां पे अटैच करेंगे। अगर अटैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं फिर से इसका मैं एक बार फिर से बता देता हूं भाई। देखो अगर रिएक्शन में दिक्कत हो रही है तो दोबारा से देख लो। यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, और साथ में मेरे पास क्या था, फ्लोरीन था। यहाँ पे ग्लाइसिन था, इसीलिए क्या हुआ, NH, और साथ में क्या, C डबल बॉन्ड O,
NH साथ में CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, NH और साथ में एलानीन और वेलिन। ठीक है जी, एलानीन और वेलिन हो चुका है। अब यहां से अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, तो मेरे पास पहले तो यहां से रिमूवल हो जाएगी। रिमूवल होने के बाद मेरे पास जो बच जाएगी स्पीशीज, वो कौन सी बच जाएगी, वो यहाँ पे NHCH2 और COOH बच जाएगी। ठीक है, NHCH2 COOH बच जाएगी। ये स्पीशीज आ चुकी है। यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे भी नाइट्रो है। ठीक है, अब दोनों जगह नाइट्रो है और ऊपर स्पीशीज आ चुकी है। मैंने कहा अगर मैंने ग्लाइसीन लिया था तो उसमें दोनों जगह H ग्रुप रहता है। अगर मेरे को कोई और चीज देखनी है, अगर इसमें सबस्ट्रेट की बजाय उसने R ग्रुप दे दिया, यहाँ पे R ग्रुप कोई अलग दे दिया, कैसा ग्रुप दे दिया, कोई भी R ग्रुप दे दिया, मानो R ले लिया उसने, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया, तो जो भी स्ट्रक्चर में आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहता है वो स्ट्रक्चर का नाम आप यहाँ पे डाल दोगे। कुछ नहीं करोगे, सिर्फ इस स्पीशीज को देखोगे, इस स्पीशीज को देख के जो भी आपको अमीनो एसिड यहाँ दिख रहा होगा वो यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, दोबारा से बताने का चक्कर ही हो गया भाई। अरे यार, आप 2 मिनट रुको, फोन इज स्विच्ड ऑफ। 2 मिनट, कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके। देखो भाई, अभी मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे, अभी जैसे ही कमेंट्स दिखते हैं फिर हम बात करेंगे उस बारे में। तब तक मैं आगे बता रहा हूँ चीज़ें जो भी हैं। तो हमने क्या किया है, सेंगर्स मेथड किया है, और सेंगर्स मेथड में जो IIT 2018 में पूछा गया है, जैम 2018 में जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में देखो कैसे कैसे सवाल पूछता है। जरा वो क्वेश्चन लिखो, जरा वो क्वेश्चन लिखो। अ टेट्रापेप्टाइड गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अ टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड दिया है, gives following product. A tetrapeptide gives following product, on reaction with Sanger's method, on reaction with Sanger's method, on reaction with Sanger's method, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। उसने प्रोडक्ट क्या दिया है, उसने प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे भी क्या NO2 ग्रुप, और ऊपर NH CH CH3COH, चल ही नहीं रहा है, CH3 और यहाँ पे COOH ग्रुप। उसने ये ग्रुप दे दिया है सारा का सारा। और उसने क्या 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस देख लीजिए। गया फोन स्विच ऑफ, तो कहाँ से देखूं कमेंट्स? और कोई नहीं है क्या? चलाओ तो सही, वहां लगा दो चार्जिंग, मैं देख लेता हूँ। देखो उसने ऑप्शंस क्या दिए हैं, उसने ऑप्शंस दिए हैं एलानीन, पहला ऑप्शन क्या दिया है, एलानीन, ग्लाइसिन, एलानीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन और PHE फिनाइल एलानीन। दूसरा ऑप्शन उसने दिया है ASP, अस्पार्टिक फिनाइल एलानीन, और क्वेश्चन क्या है, ल्यूसीन और प्रोलीन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन उसने क्या दिया है, अस्पार्टिक ग्लाइसिन, उसके बाद टायरोसिन और फिनाइल एलानीन। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस बताने हैं कौन कौन से सही हैं। मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन था। प्रोलीन, ये 4 ऑप्शंस उसने दिए हैं, पीछे उसने प्रोडक्ट बता दिया है। तभी तक मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, इतना आप क्वेश्चन को ट्राई करो। उसने जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है, और वो पूछ रहा है कि चेन जो सही चेन है वो कौन सी चेन है, जो सही चेन है वो कौन सी चेन है। नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा,
नेक्स्ट ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है। स्विच ऑफ ही हो गया यार, पता ही नहीं लगा। देखो अगर आपने बता भी दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को पता नहीं मेरे को पता नहीं लग रहा है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या हम नोटिस कर रहे होंगे कि भैया ये तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो हमने नोटिस करना है वो क्या नोटिस करना है, ये ग्रुप नोटिस करना है। और अगर ये ग्रुप नोटिस करना है तो ये ग्रुप नोटिस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा ऐसा रहा होगा NH2, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या CH3 और यहाँ पे COOH, कुछ ऐसा ऐसा ग्रुप दिया है COOH। अगर COOH की बात करता हूँ तो यहाँ पे CONH के साथ बॉन्ड बना होगा आगे, CONH के साथ कोई बॉन्ड बन रहा होगा आगे। तो मेरे को ये मुझे स्ट्रक्चर का नाम पता होना चाहिए, और इस स्ट्रक्चर का नाम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, न्यूट्रल साइड चेन है। कितनी देर चलूंगा, कितनी देर लगेगी, मेरा वाला देख लो, मेरा वाला जल्दी आएगा। सी टाइप तो नहीं है ना, मेरा सी टाइप नहीं। देखो भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर का जो नाम है, अरे बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने भाई, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एलानीन। इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एलानीन। तो जिस ऑप्शन में मुझे एन टर्मिनल पे, माना लेफ्ट साइड पे एलानीन दिख रहा होगा वो सही होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सही होंगे, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सही होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को वो पूछता है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं, और इसी तरीका का जो है हम लोग आंसर्स कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में इस तरह के पूछे हैं तो भाई मोस्ट प्रोबेबल है इसी तरह के सवाल पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबल है इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। 2 मिनट वेट करो बच्चों। चलो भाई, जो हमने अब तक रिएक्शंस पढ़ी हैं वो एन टर्मिनल की पढ़ी हैं। एन टर्मिनल की रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। एन टर्मिनल की रिएक्शंस में क्या बोलता है, कौन कौन सी एन टर्मिनल से प्रोटेक्शन कर सकता है। एक तो सेंगर्स मेथड होता है, एक एडवांस डिग्रेडेशन मेथड होता है, एडवांस मेथड होता है, ठीक है, दोनों हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे सी टर्मिनल की रिएक्शंस। सी टर्मिनल की रिएक्शंस, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास सी टर्मिनल की रिएक्शंस हैं, सी टर्मिनल की जो रिएक्शंस हैं, हो रहा है क्या? चलो, सी टर्मिनल की जो रिएक्शंस हैं वो मेरे पास कौन कौन सी होती हैं। देखो सी टर्मिनल की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या था, मैंने यहाँ पे एन बॉन्ड बनाया था, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या कोई भी यहाँ पे ग्रुप है CR1 और H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप है। यहाँ पे क्या है CR2H और C डबल बॉन्ड O कह रहा हूँ, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये डाईपेप्टाइड है, बिल्कुल डाईपेप्टाइड है क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है बीच में, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये डाईपेप्टाइड है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो एक बॉन्ड बन रहा है बीच में,
ठीक है, एक मोइटी ये होगी, एक मोइटी ये हो गई मेरे पास, ये एक अमीनो एसिड हुआ, एक ये अमीनो एसिड हुआ। इसके एन टर्मिनल पे NH2 ग्रुप है और इसके जो सी टर्मिनल पे COH ग्रुप है। सी टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप है? COH ग्रुप है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सी टर्मिनल के रिएक्शन करवाने हैं। तो इसका मतलब सी टर्मिनल यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यहाँ पे जो वो सी टर्मिनल है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कैसे होंगी? मतलब इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, बिल्कुल कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना होगा कि अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रिएक्शन करवाने की, तो यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है और यहाँ पे एक OH ग्रुप है। तो इन तीनों ग्रुप्स में प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अगर मैं कोई भी रिएक्शन करवाने की कोशिश करता हूं, NH2 ग्रुप की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कोई भी अटैक करने की। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर की टेंडेंसी है कि वो सबसे ज्यादा बढ़िया डोनेशन कर दे और उसके बाद सबसे पहले ये रिएक्ट कर ले, सबसे पहले क्या कर ले, ये रिएक्ट कर ले। इसीलिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप करना पड़ेगा। पहली बात, इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूं मेरे पास यहाँ पे COOH ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप है, तो ध्यान से देखना, अगर इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन की बात करूं, अगर ये कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करता हूं, तो यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस M इफेक्ट बहुत अच्छा शो कर रहा है। अगर नॉर्मल मैं कोई एल्डिहाइड लेता, यहाँ पे R और H लेता, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती, कंपैरेटिवली इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती, वो ज्यादा होती। और अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होती और इसकी कम होती, इसका मतलब यहाँ पे सी टर्मिनल पे रिएक्शन होना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा। सी टर्मिनल पे रिएक्शन होना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? पहले तो वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कम है, तो वो प्रेफर करेगा कि वो बचा ही रहे, वो जो है क्या बोलते हैं, रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो अगर वो बचा रहे और रिएक्शन ना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा क्या, इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। और इसका जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि भैया इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। भाई थोड़ी सी दिक्कत है, फ़ोन में जो है बैटरी ख़त्म हो चुकी है। आप अपने कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मुझे कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो, जो भी कमेंट्स होंगे वो बाद में हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसलिए शांति से अभी बौखलाओ नहीं और धड़ाधड़ कमेंट्स मत करो अभी मुझे, क्योंकि कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, अभी फ़ोन अरेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तब तक आप ये सुनो और उसके बाद जैसे ही मेरे पास फ़ोन आता है फिर मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम क्या, प्रोटेक्शन की। अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे पास कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, वो आप लिख लो। सबसे पहला प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा क्या, CbGCl, CbGCl, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। CbGCl ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये NH2 ग्रुप को जो है वो प्रोटेक्ट कर देता है, NH2 ग्रुप को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। और डी प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास, ये तो हो गया प्रोटेक्शन, और डी प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, डी प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, H2/पैलेडियम, H2/पैलेडियम, ठीक है जी। अगर दूसरे की बात करता हूं मैं, तो दूसरा मेरे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप आ जाता है BOC, O के साथ T ब्यूटाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, साथ में T ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है जी। ये BOC, यहाँ पे जो ग्रुप है ये BOC का होल ट्वाइस के साथ O, ये ग्रुप भी क्या करता है, ये ग्रुप भी क्या करता है, ये ग्रुप भी क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है।
और अगर ये प्रोटेक्शन का काम करता है तो इसकी डी प्रोटेक्शन कौन करेगा? TFA, ट्राइफ्लिक एसिड, ट्राइफ्लिक एसिड, ट्रिफ्लिक एसिड बोलो या ट्राइफ्लिक एसिड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। CF3, C डबल बॉन्ड O, OH। आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर कहीं ये रिएजेंट्स दिख जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ, पहले तो एन टर्मिनल हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ क्या हो रही है? पहले तो एन टर्मिनल हो रही है, पहली चीज हम कर चुके हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एन टर्मिनल। अगर वो लास्ट में कुछ ऐसे रिएजेंट्स देता है तो आप क्या करोगे? उसका डी प्रोटेक्शन करवा दोगे। और अगर मैं दूसरी चीज की बात करता हूं, वो कहता है मुझे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करना है। देखो अगर मैं जनरल बात करता हूं यहाँ पे तो RC डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, और अगर इसके ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर प्लस M इफेक्ट शो करेगा, लोन पेयर प्लस M इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिसमें प्लस M इफेक्ट खींचने की क्षमता हो, माना यहां से क्रॉस कॉन्जुगेशन हो, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो, तो क्या होगा? लोन पेयर जो है वो यहां से डोनेशन अच्छी कर रहा था जो पहले, वो अब क्या करेगा? वो वीक डोनेशन करेगा। और अगर वो वीक डोनेशन करेगा तो साथ में क्या होगा? यहां पे एक अच्छा प्लस M नहीं लग रहा होगा, तो ये जो है कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा पाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, मानसी जी, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड रिएजेंट को यूज करके हो रही है, वाटर को यूज करके नहीं हो रही है, रिएजेंट को यूज करके हो रही है। किस केस में भाई? अविनाश यादव, किस केस में? फोन आ गया मेरे पास भाई। अब किस केस में? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे बढ़ाई बता तो रहा हूँ भाई। पहले क्या था? पहले क्या था? ये देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था, OH ग्रुप था, OH ग्रुप बहुत बढ़िया प्लस M शो कर रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया? कंपैरेटिवली जो है, अभी बताऊंगा आगे भी, कंपैरेटिवली जो है अगर जनरल सेंस में बात करता हूं तो यहाँ पे अगर मैंने एक ग्रुप लगा दिया है जो प्लस M इफेक्ट शो कर, जो ऑक्सीजन जो है क्रॉस कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे कंपैरेटिवली जो है इधर की जो कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लस M इफेक्ट ऑक्सीजन से जो है अब कम हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन होनी शुरू हो गई है, क्रॉस कॉन्जुगेशन होनी शुरू हो गई है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोफिलिसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और साथ में Cl ले लेता हूं, ठीक है जी, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्लोरो इथाइल फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो इथाइल फॉर्मेट ले लेता हूं, या फिर मैं क्या ले लेता हूं? क्लोरो इथाइल फॉर्मेट ले लेता हूं, या फिर मैं DCC ले लेता हूं। DCC क्या होता है? डाई साइक्लोहेक्साइल। ये DCC ले लेता हूं, या फिर मैं एक मतलब क्लोरो इथाइल फॉर्मेट ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाता है? वहां से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती है वो दिखा देता हूं। देखो यहां से क्या होगा? मैंने कहा कोई मेरे पास ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H, यहां ये R है, इस C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे R है, इसके लोन पेयर ने क्या किया? यहाँ अटैक किया और यहाँ से Cl बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप था जो वो बाहर चला गया। तो अब मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा होगा? यहाँ से O
C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा O C डबल बॉन्ड O और R बन रहा होगा। अब क्या हुआ, ये लोन पेयर जो है अपना क्रॉस कॉन्जुगेशन करना शुरू हो गया है। यहां तो कर ही रहा था, यहां तो पहले कर ही रहा था, लेकिन अब एक जो है माइनस ग्रुप, माइनस एम ग्रुप आ गया है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन यहां से हो जाएगी, और जो कि यहां बहुत ज्यादा हो रही थी, अब जो होगी वो क्या होगी, अब कम होगी। कंपैरेटिवली इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक तो प्रोटेक्शन करवाई, एक तो प्रोटेक्शन करवाई, मैं नहीं कहूंगा, जब ये रिएक्शन देगा तो ध्यान से देखना, एक तो प्रोटेक्शन करवाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़वाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जरा डालो ध्यान से, क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन लिखो। वो कहता है कि क्या मेरे पास वेलिन है, वेलिन लिया, आइसोल्यूसिन लिया, कौन बॉन्ड ब्रेक करेगा सर, ये कैसे जानेंगे एन सेंटर रिएक्शन में, कौन बॉन्ड ब्रेक करेगा एन सेंटर रिएक्शन में। जो एन सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, एन टर्मिनल की बात कर रहा हूं, तो जो भी सबसे लास्ट वाला लेफ्ट वाला होगा वो एन टर्मिनल से ब्रेक करेगा। अगर एन टर्मिनल की बात करूंगा तो एन टर्मिनल में लेफ्ट वाला लास्ट वाला ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन सी टर्मिनल पे होगी तो सी टर्मिनल वाला ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन सी टर्मिनल पे होगी तो सी टर्मिनल वाला ब्रेक करेगा। क्लियर है। चलो बात करते हैं अब आइसोल्यूसिन, और यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और यहाँ पे क्या CH2 NH CH2 वेलिन, हाँ CH2, और यहाँ पे COOH CH2, यहाँ पे क्या COOH, ठीक है। अब होगा क्या, देखो मैंने कहा इसमें आपने सबसे पहले क्या डाल दिया, CbZCl डाल दिया, दूसरे नंबर पे आपने क्या रखा, NET थ्राइस, साथ में CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O और Cl डाल दिया, तीसरे नंबर पे आपने क्या रखा, ग्लाइसिन रखा, और चौथे नंबर पे मैंने आपको कहा कि भैया H2 और /PD रख लो, H2/PD रख लो। अब आप, अगर आपसे वो इसका प्रोडक्ट पूछ लेता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या, CbZCl, मतलब क्या, वो तो प्रोटेक्शन कराने की कोशिश कर रहा है। अगर CbZCl की बात हो रही है तो वो प्रोटेक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोटेक्शन कहाँ पे कराएगा, इस वेलिन के पास, वेलिन के पास कहीं टर्मिनल पे NH2 ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा, वेलिन के पास टर्मिनल पे NH2 ग्रुप होगा, ठीक है ना। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, मुझे हमने देख लिया कि NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे रहता है, तो अब इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ NHCbZ बन रहा होगा, CbZ बन रहा होगा, NHCbZ बन रहा होगा, और यहाँ से क्या, वेलिन, उसके बाद उसने क्या कहा है, आइसोल्यूसिन, और उसके बाद उसने क्या कहा है, C डबल बॉन्ड O NH, और साथ में CH2 COOH। नंबर 1 रिएक्शन हो चुकी है। नंबर 2 रिएक्शन में उसने क्या कहा है, NET थ्राइस, NET थ्राइस ले लो, बिल्कुल ले लिया, बेस है, बेस क्या करेगा, इसका एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, हाँ इसका एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, C डबल बॉन्ड OH को ऐसे कर लो, C डबल बॉन्ड OH को ऐसे कर लो, इसका एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, और O नेगेटिव क्या करेगा, यहां से इसको अटैक करेगा, इसको अटैक करेगा, और यहां से Cl बाहर, यहां से Cl बाहर, और अगर Cl जब बाहर हो जाएगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इससे क्या हुआ, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो चुकी है, वो इंक्रीज हो चुकी है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पे वो क्या डाल रहा है, ग्लाइसिन डाल रहा है। ओहो, ग्लाइसिन क्या होता है, जल्दी बताओ, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाबू बीच में दिक्कत हो गई थी तो इसीलिए कनेक्शन दिक्कत है, ख़त्म तो करना ही पड़ेगा ना। चलो 10-15 मिनट और कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे यार रिक्वेस्ट करके एम्बैरस मत किया करो, मुझे खुद को दुख हो जाता है, बेचारे कैसे दुखी पड़े हो हैं। CbZ NH वेलिन आइसोल्यूसिन CO NH CH2 C डबल बॉन्ड O
OCO-CH3, ठीक है। या ये रिएक्शन तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। तीसरे नंबर पे उसने क्या कहा है कि भैया ग्लाइसिन डाल दो। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बताओ, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बताओ, NH2CH2COOH, बिल्कुल यही है। इसका जो NH2 है वो क्या करेगा, वो अटैक कर देगा। अब तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है, अब तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है, तो अटैक हो जाएगा यहाँ पे, और अगर अटैक होगा यहाँ पे तो उसके बाद ये लीविंग ग्रुप निकल के जाएगा। यहाँ पे जो नया बॉन्ड बन जाएगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो मेरे पास नया बॉन्ड बन जाएगा CONHCH2COOH, NHCH2COOH, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल कर लो यार, CH3 कर लो और H कर लो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अब टर्मिनल पे क्या हो गया है, कार्बन टर्मिनल पे जब रिएक्शन हुई थी, जो CO वाला टर्मिनल है उस पे रिएक्शन हुई थी, अब ग्लाइसिन आके जुड़ चुका है। क्या हो चुका है, ग्लाइसिन आके जुड़ चुका है। पहले जो चेन थी वो किसकी थी, वेलिन की थी, आइसोल्यूसिन की थी, और साथ में ये क्या था, एलानीन था। और अब जो रिएक्शन होने के बाद मेरे पास चेन आ चुकी है, रिएक्शन होने के बाद चेन मेरे पास कैसी बनी है, वेलिन, आइसोल्यूसिन, एलानीन, और साथ में क्या, साथ में ये क्या है, साथ में ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन के बाद उसने क्या डाला है, H2PDC, H2PDC डाला, इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, CBC क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, एक NH2 ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक NH2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से चेन बढ़ जाएगी, चेन इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन टर्मिनल पे रिएक्शन होगा तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन है ये, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ग्लाइसिन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ग्लाइसिन हो जाएगा तो एक बात जरा ध्यान से देखना, जितने मर्जी रिएजेंट दिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे रिएजेंट बता दिए हैं। आपको शॉर्टकट में क्या करना है, आपको शॉर्टकट में क्या करना है, नंबर 3 को पकड़ो, नंबर 3 को पकड़ो और चिपका दो चेन के साथ। क्या करो, नंबर 3 को पकड़ो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, पहले जो था 3 की चेन थी, सबस्ट्रेट में 3 की चेन दी थी, और उसके बाद तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या दिया था, ग्लाइसिन दिया था। कुछ नहीं करना, जितनी मर्जी बड़ी रिएक्शन दी हो, करना क्या है, नंबर 3 को पकड़ना है और यहाँ पे चेन के साथ चिपका देना है जब कार्बन टर्मिनल की बात करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स हैं। जितने स्ट्रक्चर्स का याद करोगे, जितने स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकोगे, उतने स्ट्रक्चर्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब एक लास्ट कंसेप्ट बच जाता है, लास्ट कंसेप्ट बच जाता है जो बताना बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। हमने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड कनेक्शन देख लिया है सारा का सारा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड कनेक्शन देख लिया है सारा का सारा। अरे भाई 5-7 मिनट रुक जा, इमोशनल अत्याचार मत किया करो, 5 मिनट दो मुझे। एक टेबल बनाना है बस, टेबल बनाने के बाद मैं उसके बाद जो है उसके बाद फिर आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ लिखो एंजाइम, एंजाइम, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो, पॉइंट, क्लीवेज पॉइंट, पॉइंट, और साथ में क्या लिखो, क्लीवेज टर्मिनल, क्लीवेज पॉइंट और क्लीवेज टर्मिनल, ठीक है। एंजाइम में क्या लिखो, 2 स्टेप, कौन से 2 स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन से 2 स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है, लिखो ट्रिप्सिन, सबसे पहला लिखो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो भी बोलते हो इसको। उसके बाद एस्पार्टिक एन, क्या कह रहा है,
पुनीत कुमार, अभी छोड़ रहा हूँ भाई, सिर्फ ये लिख लो, ये लिख लो, प्रोटेस ये लिख लो, इसके बाद छोड़ देता हूँ, समझा दूंगा अगली बार में, समझा दूंगा अगली बार में, ठीक है। अब ये लिख लो बस। उसके बाद पेप्सिन और साइनोजेन ब्रोमाइड, साइनोजेन ब्रोमाइड, ठीक है, ये लिख लो बस, और कुछ नहीं करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखो सेकंड स्टेप में, नहीं अभी प्रोटीन का थोड़ा सा रह जाएगा। अमीनो एसिड्स अगर कर लेंगे तो बिल्कुल थोड़े से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर रह जाएंगे, वो 2-4 स्ट्रक्चर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी टर्मिनल, सी टर्मिनल, यहाँ पे ये नंबर सी टर्मिनल, दूसरा नंबर भी क्या होगा, दूसरा नंबर भी क्या होगा, सी टर्मिनल। अटैक जो हो रहा होगा वो सी टर्मिनल से हो रहा होगा। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या होगा, एन टर्मिनल, और चौथे नंबर में क्या हो रहा होगा, एन टर्मिनल। यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा होगा, सी टर्मिनल से ब्रेक हो रहा होगा। देखो अब टर्मिनल टर्मिनल समझ जाना चाहिए तुमको, टर्मिनल क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, टर्मिनल टर्मिनल समझ जाना चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भैया कौन कौन से जगह से ब्रेक होगा। देखो ट्रिप्सिन की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्जिनिन लाइसिन, आर्जिनिन लाइसिन। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये देखो, ये तो हो गए कौन से, आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक वाले। अब यहाँ पे अगर काइमोट्रिप्सिन की बात करता हूँ तो ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, और साथ में मेरे पास अगर मैं एरोमेटिक वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पे फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, 3 ये आ रहे होंगे एरोमेटिक वाले, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एसिडिक वाले आ रहे होंगे। एसिडिक में कौन सा था, एसिडिक में बताया था अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये तो बहुत अच्छे से बताया था, ये एसिडिक वाले होंगे। फिर से हम क्या करेंगे, एरोमेटिक वाले चिपका देंगे यहाँ पे। एरोमेटिक वाले कौन से हैं, पेप्सिन के केस में ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और साथ में फिनाइल एलानिन। और अगर मैं साइनोजेन ब्रोमाइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मिथायोनिन रहेगा, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, मिथायोनिन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मिथायोनिन रहेगा। ये सारे के सारे चार्ट नोटिस कर लेना भाई। इसके बाद जो आगे का इसका जो फ़ायदा होगा, जो नुकसान होगा, वो अगली सेक्शन में, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस ये आज के लिए नोटिस कर लेना इतना, वरना रोगे कि भैया और पढ़ा रहे हो, और पढ़ा रहे हो, और पढ़ा रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा भाई। अभी कोई डाउट है तो बोलो, 5-7 मिनट किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो भाग गए हो क्या। देखो ये जो जिसने बोला है वाटर तो बहुत होगा, क्या नाम है, मानसी जी, जो अमाइड होता है वो रिएक्टिव कम होता है ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जीओसी के अंदर कि अमाइड जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, अमाइड जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है अमाइड। ये पीछे के जो कुछ कमेंट्स बचे थे जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, लो भाई लो, साइड हो गया मैं। एन सेंटर में सबस्ट्रेट कैसे फाइंड किया, ये अविनाश यादव पूछ रहे हैं। एन सेंटर में सबस्ट्रेट कौन से केस में भाई,
दो केसेस पढ़े ना हमने, एक तो सेंगर वाला पढ़ा और एक हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, कौन से केस में अविनाश यादव, एडमान में या सेंगर में? अच्छा क्वेश्चन में जो पूछा गया देख लेता हूँ भाई पीछे। मैं देख लेता हूँ, हाँ कोई बात नहीं, जिसको जाना है भाई जाओ, जिसको डाउट पूछना है वो रुक सकता है 5-7 मिनट। जैम के अंदर, अच्छा क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, ये जो सबस्ट्रेट मैंने आपको दिखाया था ना, कौन है, अभी 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 अविनाश यादव जो सबस्ट्रेट दिया हुआ था उन्होंने, वो ये दिया हुआ था, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप दिया था, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप दिया था और यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप दिया था। ठीक है, यहाँ तक तो मैं जान ही चुका हूँ। अब मेरा यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, NH ग्रुप, साथ में क्या, NH ग्रुप के साथ कार्बन के साथ क्या CH3, उसके साथ क्या हाइड्रोजन, और यहाँ पे COOH ग्रुप दिया था। ठीक है, अगर COOH ग्रुप दिया था तो हमने कुछ नहीं करना है, जो भी सबस्ट्रेट दिया है उसके ऊपर में जो टर्मिनल में ये जो ग्रुप दिया है इसको देखना है। ठीक है, और अगर वो एन टर्मिनल इसकी बात कर रहा है, अगर ये रिएजेंट दे दिया है तो इसका मतलब सेंगर्स मेथड होगा। सेंगर मेथड से मैं देखूंगा, पूछूंगा, समझूंगा कि वो कौन सी रिएक्शन कर रहा होगा, एन टर्मिनल वाली रिएक्शन कर रहा होगा। और अगर वो एन टर्मिनल वाली रिएक्शन कर रहा होगा तो मुझे क्या करना है, सबसे लेफ्ट वाली स्पीशीज देखनी है, सबसे लेफ्ट वाली स्पीशीज देखनी है। लेफ्ट वाली स्पीशीज में अगर मुझे ये मोइटी दिख जाती है, इस मोइटी का नाम क्या है, ये कौन सा अमीनो एसिड है, ये एलानीन अमीनो एसिड है। अरे ये एलानीन होगा यार यहाँ पे, ओहो फोर्थ एलानीन होगा भाई, ये सही कर लेना, ये एलानीन होगा, फोर्थ होगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मुझे लगा वो एलानीन है। हाँ बिल्कुल आप ठीक है, एन टर्मिनल में जब मैं देख रहा हूँ तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास क्या होगा, ये एलानीन होगा। और अगर एलानीन होगा तो एलानीन में जो भी स्टार्टिंग प्रोडक्ट मेरा एलानीन होगा, जैसे यहाँ पे एलानीन है, यहाँ पे एस्पार्टिक है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या एस्पार्टिक है तो ये नहीं होगा, और यहाँ पे जो एलानीन है वो होगा। ठीक है, अविनाश यादव आंसर सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है। ठीक है, चला गया क्या भाई है, चलो ये भी चला गया तो मैं भी चला जाऊं। गुड इवनिंग।